कि अमेरिका के F-18 तैयारे को ईरानी फोर्सेस निशाना बना रही हैं। ये फुटेज काफी ज्यादा परेशान कुन है अमेरिका के लिए, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद, अमेरिका के तमाम तर दावों के बावजूद अभी भी अमेरिका के जो तैयारे हैं उनको ईरान की जानिब से हिट किया जा रहा है। ईरान की जानिब से उस जंगबंदी की ऑफर को रिफ्यूज कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है और आगे से ईरान ने अपनी 5 शराइत रखी हैं। इमरान खान साहब के बेटे ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स की कौंसिल है उसके सामने अपने वालिद की कैद के हवाले से मामला रखा। कैसे उनके वालिद को तकरीबन 1000 दिन से कैद तनाई में रखा गया है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं गुज़िश्ता रोज की ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका के F-18 तैयारे को ईरानी फोर्सेस निशाना बना रही हैं। ये फुटेज काफी ज्यादा परेशान कुन है अमेरिका के लिए, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद, अमेरिका के तमाम तर दावों के बावजूद अभी भी अमेरिका के जो तैयारे हैं उनको ईरान की जानिब से हिट किया जा रहा है। ऑल्दो कि ईरान के पास कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अच्छा, अब ये जो सारा मामला चल रहा है जहां पे अमेरिका की तरफ से ईरान को ऑफर की गई कि आप जंग बंदी कर दें, आपके लिए ये शराइतें हैं, इनको मान लें तो हम आपके ऊपर हमले करना बंद कर देंगे। ईरान की जानिब से उस जंगबंदी की ऑफर को रिफ्यूज कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है और आगे से ईरान ने अपनी 5 शराइत रखी हैं। अच्छा, वो क्या शराइत हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के F-18 तैयारे को हिट किया गया उसके बाद हमने देखा कि फिर ईरान ने सरकारी सतह के ऊपर, उनके मीडिया के अंदर, आलमी मीडिया के अंदर वाज़े तौर पे इस चीज को शेयर किया और बताया कि कैसे हमने अमेरिका के तैयारे को हिट किया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ईरान ये शो करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि सरकारी सतह पे हमने कोई सीज फायर नहीं किया और हम किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं है और हमारी तरफ से जंग अभी भी जारी है। ये जो सामने ट्वीट आपको नजर आ रही है जिसमें कौंसलेट जनरल जो है, बुनियादी तौर पे ईरान का जो सफारत खाना है उसका जो कौंसलेट है उसकी जानिब से ये वीडियो शेयर की गई है और भारत के अंदर ये उनका कौंसलेट है और ये उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिसके आगे ग्रे टिक भी लगा हुआ है। तो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि बुनियादी तौर पे ईरान सफारती लेवल पे ये वाजे मैसेज दे रहा है कि ये कोई जंगी मैसेज नहीं है, यानी ये कोई डिफेंस की तरफ से या सिर्फ मीडिया की तरफ से मैसेज नहीं आ रहा, ये पूरी रियासत ईरान की तरफ से ये मैसेज है कि हमारी तरफ से जंग खत्म नहीं हुई है और हम अमेरिका के जो आदाफ हैं उनको हिट करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। अब अगर आप अमेरिकी आदाफ की बात करें तो ये जो फुटेज आपको नजर आ रही है ये ईरान के ड्रोन की फुटेज है। इसको स्काई न्यूज ने भी शेयर किया और इस फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि ईरानी जो ड्रोन है वो अमेरिका का इराक के अंदर मौजूद अड्डे जो अड्डा है उसको टारगेट कर रहा है। वहां पे मौजूद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा है और ये फुटेज शेयर की गई है इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक। ये वो ग्रुप है जिसकी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईरान का जो मामला है वो इराक से बड़ा मुख्तलिफ है। ये वो मामला नहीं है कि आप गए, आपने सदाम को मारा और रजीम चेंज हो गई, नहीं। ईरान के अलावा इराक के अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट है ईरान की रजीम की और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इराक के अंदर ये सारी कार्रवाई हो रही है। अगर आप इस फुटेज को देखें जो साइड पे आपको नजर आ रही है, पूरी तफसील से नजर आता है कि कैसे ड्रोन जा रहा है, कैसे वो हिट कर रहा है और कैसे वहां पे अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, इन सारी कार्रवाइयों के लिए जवाब में अब अमेरिका भी इराक के अंदर बमबारी कर रहा है और एक साइट के ऊपर उसने बमबारी की है जिसके नतीजे में कोई वहां पे 7 अफराद के मारे जाने की खबर है, जिसके ऊपर इराक की हुकूमत ने मजम्मत भी की और उन्होंने ये कहा है कि आपने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है, हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया है, ये गैर कानूनी हमला है। लेकिन इशू ये है कि इराक के अंदर बहुत सारी ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं और इराक में जो अमेरिका का निजाम मौजूद है, चाहे वो दिफाई निजाम हो या दीगर जो उनके मामलात हैं, उनको तसलसल से टारगेट किया जा रहा है इराक के अंदर ईरानी हमायतियों की जानिब से। और ये वो जंग है जो खित्ते के अंदर आपको फैलती हुई नजर आ रही है, यानी ईरान के अंदर भी हो रही है, लबनान के अंदर भी हो रही है, यमन भी उसका हिस्सा बना हुआ है, बाकी जो रीजन की दीगर कंट्रियां हैं वहां पे भी हमले हो रहे हैं। तो जंग बड़ी तेजी से फैल रही है और इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने भी ये कहा कि लगता ऐसे है कि मशरिक़ वुस्ता की जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है और इसी वजह से अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस जंग को रोका जाए। उन्होंने ईरान को ऑफर की और गुज़िश्ता रात को भी सदर ट्रंप की जो तर्जुमान है कैरोलिन लेविट साहिबा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये दोबारा ईरान को कहते हैं कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें ताकि ये जंग खत्म हो। भाई, अगर आपने उनको शिकस्त दे दी है तो वो तस्लीम करें या ना करें, आप कह देंगे जी हमने उनको शिकस्त दे दी है, लेकिन बात यह है कि आज 3 हफ्ते के बाद भी आपके तैयारों को
ईरान निशाना बना रहा है, उसकी वीडियो जारी कर रहा है, ड्रोन्स के जरिए आपके एम्बेसीज को निशाना बना रहा है, आपके रेडार साइट्स को निशाना बना रहा है, आपके फौजी हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना रहा है। और ये वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द अब इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि अब तो लोग वाजे तौर पे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्रंप इंतजामिया से कि आपने इसराइल के कहने के ऊपर ये जंग शुरू की है, ये जंग अमेरिका की नहीं, ये इसराइल के मफादात की जंग है। अच्छा, अब जो शराइत रखी गई अमेरिका की जानिब से, उसमें मुख्तलिफ चीजों का जिक्र था, अबनाए हुर्मस का जिक्र भी है। और मैंने ये चीज आपसे पहले भी शेयर की थी कि कोई भी जंग होगी मशरक वुस्ता में, उसका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो ये होगा कि मशरक वुस्ता के तेल को कैसे कंट्रोल किया जाए। इराक जो वॉर हुई थी, उसके बाद जो फंड बनाया गया था, डेवलपमेंट फंड इराक, उसके अंदर पैसा जाता था, तेल इराकी था, पैसा अमेरिका में जाता था, वो पैसा आज भी अमेरिका में जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसी तरह अब जो अबनाए हुर्मस से तेल गुजरता है, अमेरिका उसको भी कंट्रोल करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन ईरान ने तमाम शराइत को मुस्तरद कर दिया। ईरान ये कह रहा है कि हमने किसी किस्म की कोई जंगबंदी नहीं करनी, हम जंग जारी रखेंगे। और मसलसल हमले हो रहे हैं, इसराइल के अंदर हमले किए जा रहे हैं, उनके पावर प्लांट्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। बहुत सारी फुटेजेस इसराइल से आ रही हैं, ताजा तरीन फुटेजेस आ रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इसराइल के अंदर अभी भी ईरान के हमले जारी हैं। और ईरान ने नई वीडियोस जारी किए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि पहली दफा उन्होंने कोई और नए मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, विच शोज के उनकी जो जिसे आप कह सकते हैं स्टॉक पाइल है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। वो आए रोज कोई ना कोई नया मिसाइल दाग देते हैं इसराइल की जानिब। अच्छा, अब ईरान ने आगे से अमेरिका को कहा है कि भाई 5 हमारी शराइतें। अब ये जो सारा मामला चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा किरदार है। पाकिस्तान ने अमेरिका की शराइत ईरान तक पहुंचाई। अब ईरान की जो शराइतें, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ये अमेरिका तक पहुंचाए, लेकिन ईरान ने वैसे भी अपनी शराइत को जो है पब्लिक कर दिया है। शराइत क्या है? ईरान ये कहता है कि ईरान पर हमले और टारगेट किलिंग जो है उसको फौरन बंद किया जाए, मुस्तकबिल में किसी भी हमले और जारियत के ना होने की ठोस जमानत दी जाए, जंग से ईरान में होने वाले नुकसानात का अजाला बसूरत मुआवजा किया जाए, यानी जितना नुकसान हुआ है ईरान के अंदर हमलों से, उनकी कंपनसेशन दी जाए, उसके लिए मुआवजा दिया जाए। मशरक वुस्ता में ईरान के इत्तेहादी हमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों को भी बंद किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि मशरक वुस्ता में इस वक्त ऐसे फौजी गिरोह हैं जो ईरान की हमायत कर रहे हैं, अमेरिका पे हमलावर हैं और अमेरिका उनके ऊपर हमले कर रहा है। अच्छा, जो आखिरी पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अबनाए हुर्मस पर ईरान के इख्तियार को तस्लीम किया जाए, ईरान की सॉवरेनिटी को तस्लीम किया जाए। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अबनाए हुर्मस के ऊपर। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि दुनिया में अमेरिका कहीं भी जंग करता है तो वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और तेल के हवाले से तो अमेरिका वैसे ही बड़ा भूखा है। इराक जंग क्यों हुई? तेल की वजह से हुई। वेनेजुएला के सदर को क्यों अगवा किया गया? तेल की वजह से किया गया। वो तो ट्रंप ने खुल्लम खुला कह दिया कि जी वेनेजुएला का तेल हम कंट्रोल करेंगे। अब वो इसी किस्म का कुछ हरकत करना चाहते हैं अबनाए हुर्मस के हवाले से भी, कि उधर से जो तेल गुजरेगा उसको वो कंट्रोल करें, लेकिन ईरान कभी भी इसके ऊपर नहीं मानेगा। अच्छा, अब ये जो सारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, इधर से उधर पैगाम भेजे जा रहे हैं, उधर से इधर पैगाम आ रहे हैं, उसके हवाले से जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है कैरोलिन लेविट, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर क्यासा आराइयों को सरकारी मौकिफ ना समझा जाए। व्हाइट हाउस का कहना है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला 15 नकाती मंसूबा क्यासा आराई पर मबनी है और पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर क्यासा आराइयों को सरकारी मौकिफ ना समझा जाए। कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमेरिका ईरान में अपने बुनियादी आदाफ के असूल के बहुत करीब है। उधर तेहरान ने अमेरिका का मुजवजा मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, जो मैं खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये सामने आपको नजर भी आ रहा है। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से ये ट्वीट की गई, ये सामने आपको नजर आ रही है। द प्रेसिडेंट्स प्रेफरेंस इज ऑलवेज पीस, बट इफ ईरान फेल्स टू एक्सेप्ट दैट दे हैव बीन डिफीटेड militarily and will continue to be, he will ensure they are hit harder than ever। वो ये कह रहे हैं कि या तो ईरान फौरन अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले, स्टेट डिपार्टमेंट ने ये ट्वीट किया, अदरवाइज जनाब हम उन पे हमले करते रहेंगे। भाई अगर आपने उनको शिकस्त दे दी है, ये कैरोलिन लेविट जो ही आती हैं ये कहती हैं जी हमने उनकी तबाह कर दी, नेवी तबाह, फौज तबाह, सब कुछ तबाह कर दिया, तो फिर भाई वो हमले कहां से कर रहे हैं आपके ऊपर? अगर आपने सब कुछ तबाह कर दिया तो आप तो जंग जीत चुके हैं, फिर आपको क्या मसला है? मसला क्या, आप मूव ऑन हो, आगे जाएं, आप तो जीत चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि आपको पता है कि आपने एक ऐसा मेस क्रिएट कर दिया है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ईरान भी आपके साथ ताउन करे और इस जंग को रैप अप करने में आपकी मदद करे, लेकिन एट द सेम टाइम
जो सेंटकॉम है यानी यूएस सेंट्रल कमांड, जो उर्दू में भी ट्वीट करते हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी फजाइया का A-10 थंडरबोल्ट 2 अटैक तैयारों ने ईरानी बहरी असासों को निशाना बनाकर मौसर और फैसला कुन कार्रवाइयां की हैं। फैसला कुन कार्रवाइयां तो आप कब से कर रहे हैं, लेकिन फैसला कोई हो नहीं पा रहा, और अब आप ईरान को कह रहे हैं कि आप जंगबंदी कर लें। अच्छा, ये जितने भी अमेरिका के तैयारे हैं उनको ईरान की जानिब से भी टारगेट किया जा रहा है, और वो फुटेज भी मैंने शुरू में आपको दिखाई कि कैसे उनके F-18 को भी टारगेट किया गया है। इसके अलावा उनके जो दीगर तैयारे हैं रीजन के अंदर, उनको भी हिट किया जा रहा है। और जिस तरह आपने स्काई न्यूज ने जो फुटेज जारी किया उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को हिट किया जा रहा है। उनके असासे जो ग्राउंड पे हैं वो बहुत ज्यादा गैर महफूज हैं। इससे पहले उनके 4-5 तैयारों को जो ग्राउंड पर खड़े थे सऊदी अरब के अंदर, उनको टारगेट किया गया ईरान की जानिब से, उनको तबाह कर दिया गया। तो ये काफी ज्यादा मसाइल का सामना है रीजन के अंदर इस वक्त अमेरिका को फौजी एतबार से। अच्छा जी, इमरान खान साहब के बेटे ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स की कौंसिल है उसके सामने अपने वालिद की कैद के हवाले से मामला रखा जनीवा में। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। कासिम खान ने वहां पे गुफ्तगू करते हुए काफी चीजों को शेयर किया कि कैसे उनके वालिद को तकरीबन 1000 दिन से कैद तनाई में रखा गया है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और जिस तरीके से उनको रखा गया है बुनियादी तौर पे वो टॉर्चर है। और उनको इस सलूक का सामना इसलिए है क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो रजीम है, उससे उनके सियासी इख्तलाफात हैं। उनके वालिद जो है वो एक सियासी प्रिजनर हैं। और फिर उन्होंने, कासिम खान ने उसके बाद एक ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कौंसिल है उसके 47 रुकन ममालिक के सामने उन्होंने खिताब किया, जहां पर उन्होंने अपने वालिद इमरान खान साहब और पाकिस्तान के तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उसके साथ साथ एक बात बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि मैं वाजे कर देता हूं कि अपने वालिद की तरह मैं भी जो GSP+ स्टेटस है पाकिस्तान का उसको बरकरार रखने की ख्वाहिश रखता हूं, उसको बरकरार रखने की भरपूर हमायत करता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब भी इस स्टेटस को बरकरार रखने की हमायत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को इन हुक्मरानों के फैसलों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो GSP+ स्टेटस है, पाकिस्तान से जो कुछ चीजें एक्सपोर्ट होती हैं बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान को कुछ मराहत मिलती हैं, यानी टैक्स की कुछ छूट मिलती है। अब ये GSP+ जो स्टेटस है वो ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप यूरोपीय यूनियन में एक कंटेनर टेक्सटाइल गुड्स का मंगवाएं, अगर आप इंडिया से मंगवाएंगे तो आपको उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा। मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर आपके मुल्क के पास GSP+ स्टेटस है जैसे पाकिस्तान के पास है और आप वहां से कंटेनर मंगवाएंगे तो आपको सिर्फ हो सकता है 2% टैक्स देना पड़े। तो जो एक बेडशीट आपको इंडिया से या चाइना से या किसी और मुल्क से अगर आप मंगवाएंगे तो आपको $2 की पड़ेगी, अगर आप पाकिस्तान से मंगवाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको $1 या $1.5 की पड़े। तो जो बिजनेसमैन है यूरोप का, उसके लिए इंसेंटिव है कि आप पाकिस्तान से चीज को मंगवाएं, आप आगे फिर चीज को बेचें तो आप बेहतर तरीके से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, सस्ती चीज पाकिस्तान से ले सकते हैं। तो GSP+ स्टेटस का जो बुनियादी चीज है वो मैंने बेसिक चीज आपको आम अल्फाज में समझा दी। लेकिन ये जो GSP+ स्टेटस है ये जब मिलता है तो इसके साथ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उनको आपने मेट करना होता है। उसमें इंसानी हकूक के हवाले से भी चीजें होती हैं, और अगर कोई हुकूमत ऐसी चीजें करे जिसमें इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां या बहुत सारे ऐसे जो मामलात हैं, अगर उनके ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगे और वो इल्जामात साबित हो जाएं तो GSP+ स्टेटस वापस ले लिया जाता है। अब इमरान खान साहब का मामला उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कौंसिल के सामने उठाया है, और उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब ये जो है GSP+ स्टेटस के खिलाफ कोई साजिश है। तो इस वजह से कासिम खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं GSP+ जो स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ है मैं उसके हक में हूं, वैसे ही जैसे मेरे वालिद ने इसकी भरपूर हमायत की। लेकिन बुनियादी तौर पे यहाँ पे कसूर किसका है? अगर कुछ ऐसा होता है तो कसूर कासिम खान का या इमरान खान का तो नहीं है। देखिए, अगर कोई जाके वहां पे झूठा इल्जाम लगा रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई ऐसा इल्जाम लगता है जो साबित हो जाता है जिसके नतीजे में GSP+ स्टेटस खुदा न खास्ता खत्म हो जाता है तो इट मींस कि वो इल्जाम सच्चा साबित हो गया। झूठे इल्जाम तो पाकिस्तान पे कब से लग रहे हैं, कभी कोई एक तंजीम जाके लगा देती है, कभी कोई दूसरी तंजीम जाके लगा देती है। लेकिन अगर कोई इशू है वो तो फिर मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर बात आती है ना। वो मुल्क दुश्मनी वो तो नहीं कर रहा कि जो जाके बता रहा है कि भाई ये सब कुछ हो रहा है। मुल्क दुश्मनी तो फिर वो कर रहा है जो वो कर रहा है मुबैना तौर पे, जो इस वक्त नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इल्जाम तो उनके ऊपर लग रहा है। तो ये सोचने की बात है। पर एनीवे, कासिम खान साहब ने आगे ये भी लिखा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत को उन 27 आलमी मुआहिदों की मुकम्मल
पासदारी का भी कहते हैं कि भाई वो जो आपने 27 साल में मुआहदे साइन किए हुए हैं, आपको उसकी पासदारी करनी पड़ेगी, जिसका आपने वादा किया है, जिनमें शहरियों के जो सियासी हकूक हैं और तशद्दुद के खिलाफ जो आलमी कन्वेंशन हैं वो भी शामिल हैं कि भाई आप उनकी पासदारी करेंगे। तो अगर आप लोगों के सियासी हकूक को रोंदेंगे, लोगों के खिलाफ मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होंगी, तो फिर हो सकता है कि दुनिया आपसे पूछे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो जाके शिकायत लगा रहा है वो उसका मसला तो नहीं है, फिर असल मसला तो उसका है कि जिनकी हुकूमत है और जो ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले भी कहा, अगर कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये सारी झूठी बातें हैं और माजी में बहुत सारे पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ ग्रुप जाके झूठे इल्जाम लगाते रहे, फिर तो वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। और मेरे ख्याल में GSP प्लस स्टेटस जो है वैसे भी पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान की नीड है। तो इसी वजह से हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि भाई वो इस मामले को किस तरह लेके चल रही है और जो सियासी मामला है उनको सियासी तरीके से हल किया जाए। अगर आप इल्जामात की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत सारे इल्जामात लगते रहे। माजी में बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगे, भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है लेकिन सबूत आज तक उसने कोई नहीं रखा। अब मैं देख रहा था कि बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने एक ट्वीट किया जी, बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर ने, तारिक रहमान साहब ने, और जिसमें उन्होंने अगेन 1971 का जिक्र किया और पूरी एक स्टेटमेंट जारी की। अब मसला ये है कि ये तो उनका वर्जन है, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। उस वक्त जो वहां पे नॉन बंगाली थे उनके साथ क्या हुआ, कैसे वहां पे भारत का किरदार था, कैसे मोदी ने आके वहां पे तस्लीम किया कि भाई हमने ये मुल्क बनाया, कैसे उस वक्त के बहुत सारे जो गैर मुल्की सफारतकार थे बाद में उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उन्होंने बताया कि कैसे वहां से भारत से लोग आते थे, ये करते थे, वो करते थे, बहुत सारा वहां पे जुल्म हुआ, बहुत सारी चीजें हुई जिनमें भारत मुलविस था, कुछ वहां के लोकल ग्रुप थे। तो स्टोरी की दो साइड्स होती हैं। अगर वो इल्जाम लगाते हैं तो एक दूसरी साइड भी है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे ग्रोह थे जिन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, नॉन बंगालीज को टारगेट किया। तो दोनों तरफ से बहुत कुछ है। लेकिन मसला ये है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, उनके हुकूमत का, उनके मुल्क का एक मौकिफ है। हो सकता है हम उससे एग्री ना करें, हम उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस शैलो थिंकिंग का अंदाजा लगाएं कि जब ये हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि जैसे जो है वो इस वजह से उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ है क्योंकि बंगाली शायद कोई पाकिस्तान के साथ इलाक करना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मसला क्या है। मसला ये है कि बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो लोगों के सियासी हुकूक मानने के लिए तैयार नहीं है, वो वोट को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। वो फॉर्म उधर पता नहीं कौन सा फॉर्म होता है जिसके तहत हकीकी जो लोग जीतते हैं उनको सामने लाया जाता है। हर मुल्क में 45, 46, 47 जो भी फॉर्म्स होते हैं, आई डोंट नो वहां पे कौन सा फॉर्म होता है। लेकिन एक ऐसी हुकूमत है जो जेन्युइन फॉर्म को मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी मर्जी से फॉर्म्स के अंदर वोट डाल के जिसने हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है। तो लोगों ने उसके खिलाफ रिवोल्ट किए और फिर उसका जो वालिद था, जिसको कहा जाता है कि वो बाबाई बांग्लादेश था, उसके मुजस्मे को भी आग लगा दी कि भाई तुमने तो ये किया, लेकिन तुम्हारी आगे से जो जमात है, उसकी जो हुकूमत है, वो तो हमें हमारे सियासी हकूक देने के लिए तैयार नहीं है। तो लोगों ने उसके खिलाफ रिवोल्ट की थी। इसी तरीके से 1971 में जो बिगाड़ आया था उस वक्त भी ये हुआ था कि वोट को इज्जत नहीं दी गई थी। उस वक्त भी शेख मुजीबुर रहमान ह्यूजली पॉपुलर था बांग्लादेश में, उस साइड के ऊपर ईस्ट पाकिस्तान में। उसने बहुत ज्यादा सीटें जीती थी। भुट्टो ने 80 सीटें जीती थी, उसने तकरीबन 160 सीटें जीती थी। भुट्टो साहब को तकरीबन 60 लाख वोट पड़ा था, उसको तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख वोट पड़ा था। लेकिन भुट्टो साहब ने उसका मैंडेट मानने से इनकार कर दिया। जब आपने उसका मैंडेट नहीं माना तो फिर उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि वहां पे जो फिर बगावत हुई, जो कुछ भी हुआ, फिर उसमें इंडिया ने अपना गन डाला। लेकिन बुनियादी जो मसला वो ये था कि वोट को इज्जत नहीं दी जा रही थी, वोटर को इज्जत नहीं दी जा रही थी। फिर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ने जब वही हरकत की, उसने वोट को इज्जत ना दी, तो लोग उसके खिलाफ हो गए और उसकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। तो इस वक्त जो वहां पे हुकूमत आई है वो लोगों की वोट से आई है और 1971 के हवाले से उन लोगों का एक अपना वर्जन है। हो सकता है हम उससे एग्री ना करें और यकीनन हम उससे एग्री नहीं करते। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें मुबालगा है, जिनमें जिसे आप कह सकते हैं प्रोपेगेंडा है, जिसमें भारत का हाथ है। वहां पे और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो भारत ने करवाई, जिस तरह आम लोगों का कत्लेआम किया गया, उसमें लोकल ग्रुप मुलविस थे, भारत के स्पॉन्सर्ड ग्रुप मुलविस थे। वो सारी चीजें हैं, उनका भी जिक्र करना जरूरी है। लेकिन मैं सिर्फ ये चीज यहां पे एड्रेस करना चाहता हूं कि जो लोग इधर पाकिस्तान में एक इंतहाई शैलो किस्म का बयानिया बना रहे थे कि जैसे वो कोई हसीना जो है वाजिद को इसलिए भेजा गया है कि पाकिस्तान से मोहब्बत जाग गई है अचानक बांग्लादेश की, नहीं।
पाकिस्तान से यकीनन अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वहां पे इंडिया ने बांग्लादेश को अपनी प्रॉक्सी बनाने की कोशिश की, बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, और वहां पे जो असर रसूख था रॉ का, भारतीय हुकूमत का, मोदी का, उसके खिलाफ लोगों ने रिवॉल्ट किया और लोगों ने कहा कि भाई इस हुकूमत को हम नहीं मानते क्योंकि ये हमारे वोटों से नहीं आई है। अब लोगों ने वहां पे एक नई हुकूमत चुन ली है जो ह्यूजली पॉपुलर है, लेकिन 1971 के हवाले से उसका भी वही मौकिफ है जो पिछली हुकूमत का था। और इसका जो ये मौकिफ है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम उससे एग्री नहीं करते, लेकिन वो जो इस किस्म का बयानिया देने की कोशिश की गई कि शायद कोई पता नहीं वो पाकिस्तान की मोहब्बत में वहां पे सब कुछ हो गया, वैसा नहीं हुआ था। वहां पे लोगों का जो मेन कंसर्न था कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को ट्रैम्पल किया जा रहा है, और उस वजह से हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत के खिलाफ वहां पे अवाम खड़ी हुई। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।